नाज़रीन, ग्रीनलैंड के ऊपर मामला बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया है और यूरोप और अमेरिका जो है वो आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका ने कहा है कि हम मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं ग्रीनलैंड के खिलाफ, और यूरोपियंस इस वक्त ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि किसी भी वक्त ये हो सकता है, क्योंकि जाहिर है ये सडन होगा, ये बताकर तो नहीं होगा कि हम परसों इतने बजे जो आएंगे, ये तो सडन उन्होंने जाकर जब वो कंट्रोल करना है वहां पर, तो अब वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि किसी भी वक्त ये हो सकता है। कल यूरोपियंस ने ये स्टेटमेंट जारी की कि ये नहीं होना चाहिए, और डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नेटो खत्म हो जाएगा। कल उनकी ज्वाइंट स्टेटमेंट्स बहुत सारी आई। अभी अमेरिका ने कहा कि हम तो लेंगे, हम तो ग्रीनलैंड लेंगे, ये उन्होंने जवाब दिया यूरोपियंस को। आगे से यूरोपियंस की जो कुछ देर पहले स्टेटमेंट आ रही है, फ्रांस ने कहा है विद अदर यूरोपियन एलाइज कि हम कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस देंगे अमेरिका को अगर उन्होंने मिलिटरीली ग्रीनलैंड को लेने की कोशिश की। ये भी दिन वैसे देखने थे। फ्रांस, यूरोपियंस ये कह रहे हैं कि हम कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस देंगे अमेरिका को अगर उन्होंने मिलिटरीली अमेरिका को लेने की जब कोशिश की। तो आपने वो मिसाल तो सुनी होगी कि चोरों को पड़ गए मोर, तो दुनिया भर को जब वो लूटने वाले अब एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े हैं। वैसे ये भी आप सोचे ना कि ऐसी भी क्या भूख आन पड़ी है कि वो एक दूसरे पर ही टूट पड़े हैं, इस हद तक जाने के लिए तैयार हैं। वो नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो तो फिर अटलांटिक ओशन में ही कहीं आप कह लें कि समंदर बुर्द हो चुका है, समंदर में गर्क हो गया वो अलायंस भी, कि एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े हैं। तो ब्रोकन इकोनॉमीज, जंगों की वजह से जो ब्रोकन इकोनॉमीज हैं, अब वो एक दूसरे को निशाने पर ले लिया है। और आपने वो मिसाल भी सुनी होगी कि बिल्ली को जब तपश पड़ती है तो वो अपने बच्चे नीचे दे लेती है, इस तरह की मिसाल भी आपने सुनी होगी। तो ये इनके साथ इस वक्त हुई पड़ी है, ठीक है ना। ये इनके डिक्लाइन की ये सबसे बड़ी एग्जांपल है कि जो मिलकर लूटते थे एक दूसरे के ऊपर, इस वक्त वो कह रहे हैं नहीं ग्रीनलैंड भी लेंगे, हम फलाना भी लेंगे, वो कह रहे हैं कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस देंगे। हालांकि आप देखेंगे ये यूरोपियंस खामोश रहे फलस्तीन के मामले के ऊपर, ये खामोश रहे वेनेजुएला के मामले के ऊपर। वेनेजुएला पर इन्होंने क्या कंडेम किया? नहीं, कंडेम तो नहीं किया, बल्कि आज जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं कि बर्तानिया का बाकायदा किरदार है वेनेजुएला की डिस्टेबलाइजेशन में। तो ये तो मिलकर जो अफ्रीका में इन्होंने उधम मचाया है। ये जो इनके वॉल्स है वो गोल्ड से भरे पड़े हैं, इनके हाथ तो गोल्ड की एक भी काम नहीं है, तो ये कहां से निकाल कर लेकर आए हैं ये सारे ये गोल्ड? अफ्रीका से, मिडिल ईस्ट से, बाकी दुनिया से। तो बहरहाल ये इनके जवाल की सबसे बड़ी मिसाल है, ठीक है ना, कि एक दूसरे के ऊपर। अच्छा, तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि इस वक्त ट्रंप के निशाने के ऊपर 6 मुल्क हैं, वेनेजुएला, क्यूबा, कोलंबिया और ग्रीनलैंड और ईरान, और एक मुल्क है गयाना। अब गयाना के बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही है, ज्यादा अगर आप हेडलाइंस देखें तो वो कह रहे हैं कि 5 मुल्क निशाने पर हैं। ठीक है, 5 मुल्क निशाने पर हैं, लेकिन एक्चुअली 6 मुल्क निशाने पर है, जिसमें गयाना भी शामिल है। गयाना कौन है, कहां पर है? ये वेनेजुएला के बिल्कुल साथ है। वेनेजुएला और ब्राजील के दरमियान मुल्क है गयाना, और वेनेजुएला ये क्लेम करता है कि ये हमारा, एक बार प्रेसिडेंट मडोरो जो है वो ये जंग भी छेड़ने लगी थी और उन्होंने कहा कि हम मिलिटरीली इसको ले लेंगे, क्योंकि वेनेजुएला क्लेम करता है उसका। गयाना में भी मेजर ऑयल रिजर्व्स हैं, और फिर वेनेजुएला में, गयाना में, इन सारे मुल्कों के अंदर जो है वो लिथियम भी है, दीगर मिनरल्स भी हैं। और लिथियम के ऊपर इलोन मस्क की नजर है, क्योंकि लिथियम चाहिए, जो बैटरीज हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, उसके लिए लिथियम चाहिए। इस वक्त अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि फ्यूचर है दुनिया का, उसके ऊपर रूल कौन कर रहा है, उस पर हुक्मरानी किसकी है? चाइना की है। टेस्ला की हुआ करती थी, अब वो पीछे रह गए हैं। तो अब उधर भी नजर आया कि लिथियम भी चाहिए। अच्छा, एक थ्योरी वाशिंगटन में ये भी घूम रही है, ट्रम्प इंतजामिया में, कि मिनरल्स भी यहां है, ऑयल भी यहां है, बहुत सारी और चीजें भी यहां हैं। अगर हम ये सारा कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर हमें बाकी मिडिल ईस्ट में उधर उधर जाने की जरूरत क्या है? एक काइंड ऑफ थ्योरी ये भी चल रही है। तो बहरहाल अब ये 6 मुल्क जब उनके निशाने के ऊपर है, जिनके ऊपर सारा हमला होना, और ट्रम्प ने अनाउंस कर दिया है, तो अब पीछे तो जो वो हटा नहीं जा सकता है। लेकिन चीजें ऑन ग्राउंड वैसी होती नजर नहीं आ रही, जो ये कंप्रीहेंसिव इनके स्ट्रेटेजिक गोल्स है वो अचीव होते हुए नजर नहीं आ रहे। जो वेनेजुएला में नजर एक और इनको धचका लगा है, बहुत बड़ा झटका लगा है, वो ये है कि ऑयल कंपनीज पीछे हट रही हैं। ऑयल कंपनीज कह रही हैं, वो रिलेक्टेड हैं, वो कह रही हैं हम वेनेजुएला के बारे में सोचेंगे, हमें वहां पर जाना या नहीं जाना। और ट्रंप के लिए ये इतना ज्यादा है, जो ट्रंप की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमले के बाद, उसने कहा था आवर बिग ऑयल कंपनीज अब वहां पर जाएंगी। वो ऑयल कंपनीज नहीं जाकर रूल करना था वहां पे, वो कह रही हम नहीं जाएंगे। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जो ट्रंप साहब बता रहे हैं
वैसी सूरत हाल ऑन ग्राउंड नहीं है। अब रियलिटी क्या है? एक तो यह है कि वहां पर जाकर मेजर इन्वेस्टमेंट पहले करनी है, जिसमें सैकड़ों बिलियन डॉलर्स, मिलियन नहीं, बी फॉर बिलियन, सैकड़ों बिलियन डॉलर्स वहां पर जाकर इन्वेस्ट करने हैं, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जिसके जरिए फिर ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा होगी और इस सारे प्रोसेस में कई साल लग जाएंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, अच्छा ये भी कर लें वो, लेकिन इससे अगला जो उनको खतरा है वो ये है कि वहां पर अगर गवर्नमेंट तब्दील हो जाती है, वहां पर अगर सिविल वॉर छिड़ जाती है, तो हमें तो वहां से निकलना पड़ेगा। तो हमारी ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है सैकड़ों बिलियन डॉलर्स की, ये वहां पर डूब जाएगी। क्योंकि इस वक्त जो प्रेसिडेंट है, जिस पर ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि वो हमारी बात मान रही है और ये इतना मिलियन ऑयल भी हमें भेजेगी, सारी डिमांड्स हमारी मान रही है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ऑयल कंपनीज ये देख रही हैं कि अगर वो मान भी रही है तो वो कई खुफिया अंदाज में मान रही है, खुलकर नहीं मान रही है। तो जो ही कहीं भनक पड़ेगी बाकियों को, वो इसका तख्ता उलट देंगे और वहां पर सिविल वॉर के प्रॉपर खतरात जो वो मौजूद हैं। तो ऑयल कंपनीज ये कह रही हैं हमें सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए, ट्रूप्स ऑन ग्राउंड होंगे, सिक्योरिटी गारंटीज होंगी, जो कि हो नहीं सकते हैं। दूसरा, हमें फाइनेंशियल गारंटी चाहिए। अगर हम ट्रंप के कहने के ऊपर चले जाते हैं और इतना हम सरमायाकारी वहां पर करते हैं, कल को हमें वहां से निकाल दिया जाता है, तो ये जो सैकड़ों बिलियन डॉलर्स हैं ये हमें अमेरिकन गवर्नमेंट देगी, दैट मीन के अमेरिकन टैक्स पेयर देंगे। ये हमें फाइनेंशियल और सिक्योरिटी गारंटी चाहिए, तब हम जाएंगे। हालांकि बड़े एक्साइटेड थे, ये तो बर्तानिया की ऑयल कंपनीज भी इसमें तैयार थी, बड़ी एक्साइटेड थी वहां पर जाने के लिए। अब वो डिसअपॉइंट हो रहे हैं जो सूरत हाल है, क्योंकि जो ट्रम्प साहब क्लेम कर रहे हैं कि सूरत हाल उनके कंट्रोल में है, वैसे नहीं है। वो वैसी कंट्रोल, ना उनकी गवर्नमेंट उनके कंट्रोल में है, ना ऑन ग्राउंड सूरत हाल। उनको एक सो कॉल्ड स्टेबल कंट्री चाहिए, जो एक मुकम्मल तौर पर उनके सामने यानी कि सरेंडर उसका हो, लेकिन हो स्टेबल। इराक वाला हशर ना हो, लिबिया वाला हशर ना हो, गवर्नमेंट का मुकम्मल सरेंडर हो, मुकम्मल कंट्रोल अमेरिका का हो, लेकिन मुल्क स्टेबल हो। तो अगर वहां पर सिविल वॉर भी छिड़ जाती है तो भी ये वहां से ऑयल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते या बाकी रिसोर्स। वो गुरिल्ले आएंगे, वो पाइपलाइन जो इतने पैसे लगाकर इतने साल में बनी है, वो एक बम लगाकर उस पाइपलाइन को उड़ा देंगे। क्या करेंगे, समझ रहे हैं? तो इसलिए इस प्लान को अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि ये प्लान काम करने वाला नहीं है, बल्कि हमें इससे नुकसान होगा और हमें जो है हम मजीद जंग के अंदर जो ड्रैग हो सकते हैं। अभी तो ये हाल है वेनेजुएला का, उसके बाद हमला करना है कोलंबिया पर, उसके बाद क्यूबा पर, उसके बाद ग्रीनलैंड पर, उसके बाद गयाना पर, उसके बाद ईरान के ऊपर। ठीक है, ये वहां पर जब सूरत हाल है। इस वक्त ट्रंप ने नाज़रीन थ्रेट किया है, जो वेनेजुएला की टॉप लीडरशिप है, इंटीरियर मिनिस्टर हैं और डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनको थ्रेट किया है कि वो अब निशाना अमेरिका उनको किसी भी वक्त बना सकता है, क्योंकि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो ये तो वो अपनी जुबानी बता रहे हैं कि जो आला अहदेदार हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अब उनको धमकाया जा रहा है कि हम तुम्हारा हशर मडोरो से भी बुरा करेंगे अगर तुम कोऑपरेट नहीं करते। इट्स मीन वो नहीं कर रहे हैं, कल को करेंगे या नहीं करेंगे वो अलग बात है, फिर इनको असैसिनेट करेंगे तो दूसरे आ जाएंगे। ये नहीं चलने वाला, ये इस तरह से होने वाला नहीं है। अच्छा, तो ये सूरत हाल। इधर सेंटकॉम से बड़ी खबर सामने आ रही है। सेंटकॉम से नाज़रीन खबर यह है कि बहुत ज्यादा अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है। जो सेंटकॉम का कमांडर है वो बहरीन में है। अनयूजुअल मिलिट्री एक्टिविटी और बिल्डअप जो वो इस वक्त देखा जा रहा है और सर्विलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। रेडीनेस अक्रॉस द मिडिल ईस्ट जब नजर आ रही है। और जो इजरायली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है नफ्ताली बेनेट, इसने ये स्टेटमेंट जारी किया है। टिकटॉक यानी क्लॉक होता है ना, टिकटॉक, तो इससे यानी एक स्पेकुलेशन है कि उसने धमकी दी है कि हमला होने जा रहा है टिकटॉक। तो काउंटडाउन जब वो शुरू हो गया। तो ये मिडिल ईस्ट के अंदर इस वक्त सूरत हाल है। देखना यह कि ये जंग किस नौयत की होगी। क्या ये एक और राउंड होगा चंद दिनों का, या ये कोई ऐसी लंबी जंग होगी? ट्रूप्स ऑन ग्राउंड तो इजराइल तो छोड़ देना, इजराइल तो छोड़ें, वो क्या उतारेगा। अमेरिका भी इस पोजीशन में नहीं है, वो वेनेजुएला में नहीं उतार सकता, तो फिर ईरान तो भूल जाएंगे, वो ईरान में ट्रूप्स ऑन ग्राउंड करेंगे। यहां पर वो इस्तेमाल करेंगे अपनी एयरफोर्स को और अपनी नेवी को। मिसाइल इस्तेमाल करेंगे, ड्रोन इस्तेमाल करेंगे, जेट्स इस्तेमाल करेंगे, बॉम्बर्स इस्तेमाल करेंगे। क्या ये रिजीम चेंज कर सकेंगे? तो ये बहरहाल देखना है। और जो आगे से ईरानियन मिसाइल्स आएंगे, और अगर अमेरिका नाज़रीन इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर ईरानियन मिसाइल्स तो उनकी बेसिस पर भी जाएंगे, फिर क्या होगा, समझ रहे हैं? तो
ये एक तूफान है और एक आतिश फिशा है। तो अब मतलब बहुत सारे एनालिसिस पर डाउट करते हैं कि ये एक नया हमला भी ईरान में रिजीम चेंज नहीं कर सकता। अरब लीग ने कंडेम किया है सोमालीलैंड में जो दौरा हुआ इजरायली फॉरेन मिनिस्टर का। ओके, कीप गोइंग, कंडेम करते रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक खबर यह भी आ रही है कि सीरिया और इजराइल में कोई डील हुई है। सीरिया और इजराइल की कल पेरिस में 5th मीटिंग हुई, जिसमें टर्की के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे। वो जो मीटिंग का ऐसा नहीं थे, लेकिन पेरिस के अंदर ही वो मौजूद थे। उस मीटिंग में बहुत सारी चीजें तय हो गई हैं सीरिया और इजराइल के दरमियान, इजरायली मीडिया के मुताबिक, जिसमें सिक्योरिटी कॉपरेशन होगा, जिसमें इंटेलिजेंस कॉपरेशन होगा। सीरिया इंटेलिजेंस शेयर करेगा सीरिया इजराइल से, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। और इजराइल जब अपनी इंटेंसिटी या मिलिट्री जो टेंशंस है वो कम करेगा, ठीक है ना, अपनी मिलिट्री एक्टिविटी को सीरिया में कम करेगा। ये इस तरह की डील की खबरें आ रही हैं। और इस सारे मैकेनिज्म के लिए जॉर्डन में हेडक्वार्टर बनाया जाएगा, जो मॉनिटर करेगा कि ये इंप्लीमेंट हो रहा नहीं हो रहा। देखेंगे कि ये जो डील की वो बात कर रहे हैं ये कितना कारगर हो सकती है। इजराइल के रियल पर्पस जो है वो एक्सपेंशन है, इससे कम पर वो राजी नहीं होगा। और जाहिर है एक्सपेंशन जब इजराइल ने करनी है तो कौन उसके साथ डील फिर कैसे होगी। तो ये कोई आरजी अरेंजमेंट हो सकता है, देखेंगे। मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त टर्की में हैं और बड़े अहम इश्यूज के ऊपर बात हो रही है। ईरान इस वक्त क्यूबा के साथ राब्ते में, क्योंकि क्यूबा पर हमला 110% होना है। अंदरूनी होगा, बैरूनी होगा, इसी तरह की अबडक्शन होगी, कुछ और होगा, क्या होगा, लेकिन क्यूबा पर यह होना है। तो ईरान और क्यूबा इस वक्त राब्ते में है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डर और खौफ का कोई माहौल नहीं है। जो खड़े हैं वो खड़े हैं, जो झुके हैं वो पहले से ही झुके हैं। तो जो खड़े हैं वो खड़े हैं, उसमें से किसी का सरेंडर नहीं हो रहा है। ईरान और क्यूबा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अब जो हमला होने जा रहा है इसमें क्या करना है। चूंकि दोनों पर हमला होने जा रहा है, ईरान और क्यूबा के फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान राब्ता हुआ है और बायलैटरल रिलेशंस को बढ़ाने के ऊपर जब वो बातचीत हुई है। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि ट्रंप टीम ने टारगेट पुट कर दिया है ऑन क्यूबा विद थ्रेट्स एंड ऑयल ब्लॉकेड। उन्होंने कहा कि जो वेनेजुएला में डेवलपमेंट हुई है इसके एक तो बराह रास्त हमें फायदा होगा क्यूबा में, क्योंकि ऑयल ब्लॉकेड हो जाएगा, और दूसरा यह है कि क्यूबा हमारा गोल भी है। एक तो यह है कि हमने वेनेजुएला में यह कार्रवाई की, उसके नतीजे में क्यूबा फॉल कर जाए, यह भी है, और दूसरा यह कि क्यूबा वैसे भी हमारा गोल है। तो अभी अमेरिका यह चाहता है कि वेनेजुएला अपना ऑयल सप्लाई क्यूबा के लिए बंद कर दे, और इसके बाद अमेरिका की कैलकुलेशन यह है कि अगर ये ऑयल सप्लाई बंद हो जाएगी तो क्यूबा चल नहीं सकता और क्यूबा कोलैप्स हो जाएगा। ये उनकी है। तो वो वेनेजुएला पर प्रेशर डाल रहे हैं कि क्यूबा को ऑयल जो बंद करे, जो कि वो फिलहाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो तो कह रहे हैं रशिया को भी ना दो, चाइना को भी ना दो, लेकिन वो दे रहे हैं। चाइना की स्टेटमेंट आई है, उन्होंने प्रेसिडेंट मडोरो का जो ट्रायल है उस पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा नो कंट्री शुड प्लेस इट्स रूल्स अबव इंटरनेशनल लॉ। अच्छा जी, अब ट्रंप साहब ने जो कुछ देर पहले धमकी लगाई, चूंकि सारे वाकयात एक ही टाइम में हो रहे हैं, इधर ईरान का भी मामला हो रहा है, क्यूबा का भी हो रहा है, वेनेजुएला में भी ये हो रहा है, ग्रीनलैंड में, सारी चीजें पैरेलल हो रही। सोमालीलैंड का मामला हो रहा है, यमन में सूरत हाल आपके सामने है। तो ट्रंप साहब ने कुछ देर पहले जो धमकी लगाई है, उन्होंने कहा कि जो टॉप लीडरशिप है वेनेजुएला की वो अमेरिका के निशाने पर है, किसी भी वक्त अमेरिका उनके ऊपर अटैक कर सकता है। कंप्लाई आर टॉप टारगेट, या तो सरेंडर करो या हमारी डिमांड्स मानो या फिर तुम हमारा निशाना हो। यूएस थ्रेटन्स वेनेजुएला इंटीरियर मिनिस्टर, इनके बारे में हमने आपको बताया। जो डिफेंस मिनिस्टर है और जो इंटीरियर मिनिस्टर है, ये दो वो हैं जिनके पास ताकत है। प्रेसिडेंट से भी ज्यादा ताकत इनके पास है, क्योंकि जो फौज है या जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इन दोनों के कंट्रोल में है। सारी जो ताकत है वो तो इनके पास है ना। सदर ने तो साइन ही करने ना, फौज ने किसकी बात माननी है, बाकी जो एजेंसीज हैं उन्होंने किसकी बात माननी, इन दोनों की बात माननी है। तो ये तो बहुत बड़े लॉयल हैं और कई सालों से साथ है। तो ये नहीं मान रहे हैं, इसलिए अभी ट्रंप को ये धमकी लगाना पड़ी। अगर मान रहे होते तो फिर क्यों धमकी लगाते। तो ट्रंप ने मैसेज भेजा है कि इग्जाइल पे चले जाओ, जला वतन हो जाओ, तुम्हारी जान बख्शी जब हम कर देते हैं। एंड यूएस पुशेस फॉर ऑयल डील्स एंड ट्रांजिशन आफ्टर मडोरो अबडक्शन। अब अमेरिका वहां पर प्रॉपर गवर्नमेंट ट्रांजिशन चाहता है, इनको कह रहा है कि यहां से निकल जाओ, जला वतन हो जाओ। वो कह रहे हैं सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकायदा नोटिस भेज दिया गया है कि अगला निशाना जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर होगा, और क्योंकि वो रुकावट बन रहा है टू फुलफिलिंग यूएस डिमांड्स और ऑर्डर नहीं मान रहा है, ठीक है ना। और इसको कहा जा रहा है कि जैसे सदर करना चाहती है उसको करने दो,
जैसे सदर तो बहुत उनके लिए कर रही है। तो ये जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो मडोरो के बहुत बड़े लॉयलिस्ट हैं, बहुत वफादार हैं। तो एक्चुअली तो वो वेनेजुएला के वफादार हैं, क्योंकि अमेरिका और वेस्ट ने कभी भी किसी मुल्क में खुशहाली नहीं लेकर आए, लूटा ही है, खुशहाली तो कभी भी। तो ये मतलब वो कोई मडोरो के वफादार नहीं है, वो वेनेजुएला के वफादार है। तो अब अमेरिका जो है वो ये देख रहा है कि ये बंदा जो है वो हमारी डिक्टेशन लेने वाला नहीं है, और बहुत सारे वो प्लानिंग कर रहे हैं कि इसको पावर से कैसे रिमूव करना है, और धमकी लगाई है कि मडोरो से भी ज्यादा बुरा हशर तुम्हारा हो सकता है। तो देखें वो असैसिनेट करेंगे, उठाएंगे, क्या करेंगे, ये बात की बात है। ये स्टेटमेंट क्यों देना पड़ी है? इसका मतलब वो बात नहीं मान रहे। जो ट्रम्प ने क्लेम किया है मैं वेनेजुएला को चला रहा हूं, वो नहीं चला रहा है, ठीक है ना। ये जिनके पास ताकत है वो उन्हीं पॉलिसीज के ऊपर जब वो खड़े हैं, तो अब उनको नई धमकियां लगाई जा रही हैं। दूसरा जो बड़ा मसला है वो ऑयल कंपनीज का है, जिनके लिए सारा एडवेंचर किया गया, क्योंकि ऑयल कंपनीज जाएंगी तो ऑयल निकालेंगी ना, ऑयल कंपनीज ने ऑयल निकालना है ना, तो वो मसला पड़ गया। CNN, बिग ऑयल डज नॉट शेयर ट्रम्प्स ड्रीम ऑफ मेकिंग वेनेजुएला ऑयल ग्रेट अगेन। CNN, ब्लूमबर्ग, ट्रम्प्स वेनेजुएला ऑयल रिवाइवल प्लान इज $100 बिलियन गैम्बल। ये तो एक बकायदा गैम्बल है। अब वहां पर नाज़रीन कोई $200 बिलियन की वहां पर इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इमीडिएट $100 बिलियन की इमीडिएट इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिसके जरिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, और उसमें कई साल लगेंगे, क्योंकि इस वक्त वेनेजुएला जो ऑयल प्रोडक्शन कर रहा है वो 9 लाख के करीब है। एक वक्त में ये 3 मिलियन बैरल जब वो प्रोड्यूस किया करता था, अब चूंकि सैंक्शन लग गई, वो ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सके, तो वो 9 लाख के करीब प्रोड्यूस करते हैं। तो इनको तो चाहिए, अमेरिका को तो बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसके लिए इतने $100 बिलियन चाहिए। तो उनको मसला यह है कि हम ये लगा तो दें, लेकिन इसकी गारंटीज क्या है कि हम वहां पर रहेंगे। वहां पर खाना जंगी छिड़ गई, कोई गवर्नमेंट तब्दील हो गई, क्योंकि अभी भी अमेरिका के पास गवर्नमेंट कंट्रोल तो है ही नहीं। अगर अमेरिका इस गवर्नमेंट को कंट्रोल भी कर लेता है, तो हो सकता है जो कंट्रोल गवर्नमेंट होगी उसको कोई धड़न तख्ता कर दे, तो फिर वो तो हमें निकाल देंगे, तो फिर हमारा पैसा तो डूब जाएगा। फिर क्या करेंगे? तो वो कह रहे हैं हमें फाइनेंशियल गारंटीज दें और सिक्योरिटी गारंटीज दें, ज्यादा में फाइनेंशियल गारंटीज दें कि हमारा पैसा डूब गया तो आप हमें देंगे। और ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करनी है ये कैसे आएगी? यूएस ऑयल मेजर्स डाउट रेजिस्ट ट्रम्प रश इनटू वेनेजुएला। वो कह रहे थे चलो चलो वेनेजुएला चलो, चलो चलो वेनेजुएला चलो, वो कह रहे हैं नहीं नहीं। सो टाइमलाइन सीन एज अनरियलिस्टिक। जो ट्रम्प साहब बातें कर रहे हैं वो हकीकत से दूर है, अनरियलिस्टिक है। तो मीनिंगलेस इंक्रीज इन प्रोडक्शन में करके जब वो क्या करेंगे, और जो उन्होंने टाइमलाइन दी है 2029 तक 5 लाख बैरल जो है वो पर डे मजीद इसमें इंक्रीज कर सकेंगे। 9 लाख वो पहले कर रहे हैं, 5 लाख मजीद इंक्रीज होगा। कितने सालों में? कोई 3 सालों में, 2029 में या लेट 2028 में, 29 कर लें, तो ये 2-3 सालों में वो 5 लाख से इंक्रीज करेंगे। और अगर वो इसको 3 मिलियन 4 मिलियन पर लेकर जाना चाहते हैं, तो वो इसके लिए कोई 10 साल चाहिए, 6 साल चाहिए, तब तक ट्रम्प भी नहीं होंगे। तो वो कह रहे हैं ये पता नहीं यहां पर क्या होगा, हम इतनी लंबी इन्वेस्टमेंट जिसका बेनिफिट तब आएगा और सिक्योरिटी गारंटीज भी नहीं है, वहां पर हम रहेंगे नहीं रहेंगे। देख रहे हैं वो कह रहे हैं ये बात, आपकी बातें ही अनरियलिस्टिक है, हम कैसे चले जाएं वहां पे। तो दे आर स्केप्टिकल सच इन्वेस्टमेंट विल मटीरियलाइज क्विकली, द गार्डियन रिपोर्टेड। कि वो देख रहे हैं, देखे वो तो ताजर है ना, वो तो इन्वेस्टर है ना, उन्होंने तो फायदा देख रहा है। तो वो कह रहे हैं ये हमारी इन्वेस्टमेंट बेनिफिट में मटेरियलाइज होती नजर नहीं आ रही। और ये जो ट्रम्प ने कहा 50 मिलियन बैरल देंगे, वो देंगे कहां से? वो प्रोड्यूस करेंगे तो देंगे ना, वो कोई चेक तो नहीं है जो साइन करके दे देंगे। समझ रहे मेरी बात? तो वो कह रहे हैं हमें आयरन क्लैड गारंटी चाहिए, इधर उधर नहीं, हमें गारंटी, आयरन क्लैड गारंटी यूएस गवर्नमेंट की कि वो मुकम्मल तौर पर हमारे पैसे वापस करेगी, जो हम वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे वो पैसा भी। और ग्लोबल एनर्जी फर्म्स आर एक्सपेक्टेड टू प्रोसीड कॉशियसली। तो बड़े एहतियात से, ध्यान से देख रही हैं, और फिलहाल वो खामोश है। तो अभी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने मेजर ऑयल कंपनीज के साथ मीटिंग जब वो रखी है दोबारा से, वैसे ही कितना अजीब है कि वो अपनी मिलिट्री को इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर मुल्कों पर कब्जा करने के लिए, फिर अपनी कंपनीज को भेजेंगे जो वहां से उनके रिसोर्सेज निकालेगी। ठीक है ना, मतलब अंदाजा करें, इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है कि पीस आएगा,
कोई इस तरह की अमन आएगा, जमहूरियत आएगी, तो मतलब किसके लिए? रिसोर्सेज निकालने के लिए, और वो भी आज की इस दुनिया में इस तरह पॉसिबल नहीं है। और जो जो मुल्क खड़े हैं वो खड़े हैं। अब जनाब अली जरा देखिए, ग्रीनलैंड का मामला इंतहाई संगीन है, इंतहाई संगीन है, क्योंकि ये पहली बार हम देख रहे हैं इन तमाम 80 सालों के अंदर कि वो आपस में लड़ पड़े। ये तो दुनिया नजारे पहली बार देख रही है ना। पहले तो ये सारी दुनिया अंडर अटैक थी, अब दुनिया पहली बार देख रही है कि ये शो कैसा है, ठीक है ना। तो अब जब उनकी आपस में लड़ाई पड़ी है, कल यूरोपियंस ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता हम ग्रीनलैंड देंगे। अभी जो व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट आई है, व्हाइट हाउस सेज कि ग्रीनलैंड वुड बी बेटर प्रोटेक्टेड बाय यूएस आफ्टर यूरोपियन लीडर्स बैक डेनमार्क। आप जरा एरोगेंस की इंतहा देखें, गिविंग टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन। तो जब ये जुबान बाकी दुनिया पर इस्तेमाल की जाती थी तो दुनिया चीखती थी और ये सारे खामोश रहते थे। अब वही जुबान जब इनके साथ इस्तेमाल की जा रही है, एरोगेंस की इंतहा देखिए। वो कहते हैं हम ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रीनलैंड को प्रोटेक्ट करेंगे, तुम ज्यादा फिक्र मत करो। यूरोपियंस को व्हाइट हाउस कह रहा है हम ग्रीनलैंड को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है, बस तुम साइड पे रहो। जो स्टीफन मिलर है, जो चीफ ऑफ स्टाफ है ट्रंप का, स्टीफन मिलर असर्ट यूएस हैज राइट टू टेक ग्रीनलैंड। हमारा इख्तियार है, हम भाई ये ग्रीनलैंड हमारी जागीर है, हम लेंगे। तो ये अफ्रीका से जुबान इस्तेमाल होती थी, ये इजरायली फलस्तीनियों के साथ करते हैं, हम वेस्ट बैंक लेंगे, ये शाम का ये एरिया भी हमारा है, ये लेबनान तो हमारा 4000 साल पहले हमें दे दिया गया। वो कह रहे हैं यूएस हैज राइट टू टेक ग्रीनलैंड। ये उसका सबसे जो यानी जो 4-5 लोग हैं, वॉर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और उसमें एक स्टीफन मिलर है, ये 5-4 बड़े ओहदेदार हैं। फोकस शिफ्ट टू ग्रीनलैंड आफ्टर यूएस मिलिट्री ऑपरेशन इन वेनेजुएला। इस वक्त सबसे ज्यादा सरेफहरिस्त जो है वो ग्रीनलैंड भी है। ट्रंप कंसिडर टेकिंग ओवर ग्रीनलैंड, मिलिट्री प्रेशर, वेट, मिलिट्री प्रेशर नॉट रूल्ड आउट। मिलिट्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रंप ने कहा। अब ये सारी स्टेटमेंट्स उनकी आई हैं। उसके बाद थोड़ी देर पहले जो फ्रांस ने आगे से जवाब दिया है, फ्रांस वॉन्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस इफ यूएस मूव्स टू सीज ग्रीनलैंड। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए आता है तो फ्रांस यूरोपियन इत्तेहादियों के साथ कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस देगा, नेटो से लड़ेगा। ये दिन भी दिन तो देखिए दुनिया बिल्कुल मतलब वो दुनिया कोलैप्स हो गई ना, ऑर्डर सेम डिसऑर्डर की तरफ चले गए, मुकम्मल लॉलेसनेस की तरफ चले गए। तो आलमी जंग सिर्फ ये नहीं होती कि बड़ी ताकतें लड़ रही हैं, आलमी जंग का रियल मतलब लॉलेसनेस है, बस सब कोलैप्स हो रहा है। ये दिन भी देंगे, फ्रांस कह रहा है कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस अमेरिका को देंगे। अब ये देखिए सीएनएन ने लिखा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो कमेंट्स हैं स्पार्क्स फियर ऑफ टेक ओवर अटेम्प्ट दैट कुड शैटर द वेस्ट मिलिट्री अलायंस। मुकम्मल तौर पर नेटो फारग हो जाएगा और ओवरऑल इनका आपस में अलायंस भी फारग हो जाएगा। और जॉन बोल्टन जो इसका फॉर्मर एनएसए था, ठीक है ना, जिसका आर्टिकल भी हमने शुरू में आपके सामने रखा था जनवरी 2025 के अंदर जब ये ट्रंप साहब आए हैं, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टॉक अबाउट ग्रीनलैंड हार्म्स अमेरिकन सिक्योरिटी। जॉन बोल्टन ने कहा कि अमेरिका के मफाद में नहीं है इस तरीके से जाकर ग्रीनलैंड लेना। अच्छा, अगर अमेरिका चाहता तो ग्रीनलैंड अच्छे तरीके से ले सकता था, यूरोपियंस के साथ, डेनमार्क के साथ बातचीत होती, कंपनीज को भेजा जाता, वो वहां पर माइनिंग करते, मिनरल्स निकाल लेते, बाकी जगहों पर निकाल रहे हैं ना, तो एक मुआहदे हो जाते, वहां पर वो चले जाते, कुछ बेनिफिट डेनमार्क को मिल जाता, कुछ ग्रीनलैंड को मिल जाता। इस तरह बातचीत करके कहीं कोई यूक्रेन में कोई कंपनसेशन करके ये लिया जा सकता था पर्दे में तरीके से। लेकिन ट्रंप साहब तो ट्रंप है, तो ये बहुत बड़ा फड्डा है। अगर ट्रंप साहब आगे बढ़ते हैं तो हम बिल्कुल एक और नई दुनिया देखेंगे। तो ये ताजा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज रुका करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।